सारा से तिलहार। अरे पहले मनायो सारा से तिला रे। एक पोटली रेत की एवं वाईपीपी के इस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को सतरंगी सलाम करते हुए जय जोहार जिंदाबाद। मैं शिव प्रेमचंद जी की एक कहानी बड़े घर की बेटी को पढ़ने जा रहा हूँ। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पिताजी काफ़ी धनी थे। उनके गांव में एक पक्का तालाब और एक मंदिर उन्होंने बनवाया था। उनके दरवाजे पे हमेशा एक हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस जो दूध दुहने के काम आती है। बेनी माधव सिंह जी अपनी आधी संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। जमींदार साहब के दो बेटे थे, एक बड़ा लड़का श्रीकंठ सिंह और छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह। बड़ा लड़का वैद्यक बीए की पढ़ाई उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। आयुर्वेदिक दवाइयों पर उनका विश्वास था और शाम सवेरे वो आयुर्वेदिक दवाइयों का अपना खरल में उनका चूर्ण तैयार किया करते थे। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री लेने के बाद भी अंग्रेजी की सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे। वो हमेशा दशहरे पर बड़े उत्साह से रामलीला में भाग लिया करते थे और गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। संयुक्त परिवार को वे हमेशा पसंद करते थे। आजकल की स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने के लिए जो अरुचि होते चले जा रही है उसके प्रति उन्हें हमेशा समझाइश किया करते थे, उसकी पैरवी किया करते थे। स्वयं उनकी पत्नी को भी इस विषय में उनसे विरोध था, किंतु सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा न थी, बल्कि विचार ये था कि कुछ इतना मेहनत करने के बाद भी अगर परिवार का गुजर बसर ना हो तो तब फिर अपना अलग अलग खिचड़ी पकाई जाए। एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, सिकरे, झाड़, फानूस सभी वहाँ मौजूद था। उनका नाम भूप सिंह था। वो उदार चित्त के थे, प्रतिभाशाली पुरुष थे। दुर्भाग्य से उनका लड़का एक भी नहीं हुआ, पर लड़कियां 7 हुई। दैवयोग से सब की सब जीवित रही। एक बार की उमंग में उन्होंने 3 बच्चियों की शादी की। आनंदी चौथे नंबर की थी। उनके सिर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया, तो वो अब नहीं चाहते थे इस बड़े देख दिखावे का काम करना। ठाकुर भूप सिंह बहुत प्यार करते थे। एक दिन अचानक श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे के लिए रुपया मांगने आया। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उसके स्वभाव से रीझ गए और धूमधाम से अपनी लड़की आनंदी का उनके साथ ब्याह कर दिया। अब आनंदी अपने नए घर में आई। उसका रहने का रंग ढंग जिस टीम टाम के साथ वो बचपन से आदत थी वो नहीं थी यहाँ। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी चप्पल लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियाँ तक न थी। सीधा सादा देहाती ग्रस्त का मकान था, किंतु आनंद ने घोड़े ही देखे थे, हाथी ही देखे थे। पर थोड़े ही दिनों में अपने को ऐसा ढाल लिया कि मानो उसने विलास के सारे सामान कभी देखे ही न थे। आनंदी दोपहर का भोजन बनाकर लाल बिहारी की राह देख रही थी। हांडी में देखा कि पाव भर घी बचा हुआ है और किफ़ायत जानती न थी। लाल बिहारी छोटा देवर घी कहीं से मांस लेके आया और उसने सारा पाव भर घी उस मांस बनाने में लगा दिया। जब खाने के लिए बैठे तो आनंदी से कहा, घी मांस में पड़ गया और दाल में कोई घी नहीं है। तो लाल बिहारी बोले, अभी परसों ही तो घी आया था, इतना जल्दी कैसे उठ गया? आज तो कुल पाव भर ही रहा होगा, मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी से जल उठती उसी तरह भूख से बावला मनुष्य जरा सी बात पर तिनक जाता है और उसको गुस्सा आ गया। स्त्रियां गालियां तो सह लेती हैं, मार भी सह लेती, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी 9 लाख का होता है, वहाँ इतनी घी तो नित्य नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी गुस्से से थल
जल गया। थाली उठाकर पलट दी और पांव की जूती फेंक दी आनंदी की ओर। आनंदी ने अपने हाथ से उनकी खड़ाओं को रोका और उंगली में बड़ी चोट आई। गुस्से के मारे हवा में हिलते पत्ते की तरह भांत कांपती हुई वो अपने कपड़े में जाकर के खड़ी हो गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। वीरवार को यह घटना हुई। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न खाना खाया और न के पानी पिया। नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लग जाते तो गांव के लोग बड़ा आनंद लेते। बातचीत 10 बजे रात तक होती रही। खाना पीना खाने के बाद श्रीकंठ किसी तरह अपने कमरे में पहुंचे और उन्होंने पूछा। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास जब गए तो उन्होंने देखा कि वो बहुत नाराज है। आनंदी ने पूछा, आपका चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, तुमने आजकल बड़ा शोर मचा रखा है। आनंदी की त्योरियां पर बल बढ़ गए। झुंझला के बोली, जिसने तुम्हें यहाँ आग लगाई उसका मुंह झुलस दूं? इतनी गर्म क्यों हो रही हो? बात तो बताओ। क्या कहूँ, मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासी करने का भी शौर नहीं है मुझे खड़ाऊं मार के यूं न अकड़ता। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा। हांडी में घी पाव भर था, मैंने डाल दिया और मैंने भी कह दिया, हमारे मायके में तो इतना घी तो नाई का हार खा जाते हैं। बस इतनी सी बात पर अन्यायी ने मुझ पर कड़ाऊं फेंक मारी। हाथ से न रोकते तो सिर फट गया होता। श्रीकंठ को गुस्सा आ गया। आनंदी रोने लगी। आंसू पलकों पर ही हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। गुस्सा आता न था। स्त्रियों के आंसू पुरुष को भड़काने में तेल का काम करते हैं। अनेक झगड़े कई बार श्रीकंठ ने सुलझाए थे, पर आज उन्हें स्वयं ही ये बातें अपने मुंह से कहनी पड़ रही थी। बेनी माधव जी घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का वो है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नकर ठहरा पर घर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊं और जूतों की बौछारें होती हैं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे पाए। सदैव उनका आदर करते थे। उनके तेवर देखकर एक बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान हो, ऐसी बातें कर रहे हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना नहीं चाहिए। मैं इतना जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए हैं। अब बेनी माधव सिंह जी गरमा गए। ऐसी बातें न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, भूल चूक हो गई होगी। लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं मानता। स्त्री के पीछे? जी नहीं, उसकी क्रूरता और गुस्से के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का गुस्सा शांत करना चाहते थे। इसी बीच गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ गए और इस बात को सुनते हुए बड़ी खुशी, दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए वे बेचैन रहते थे। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो मन ही मन जलते थे। कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसलिए वह दब्बू है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। यह उनकी मूर्खता है। कोई हुक्का पीने बहाने आता, कोई रसीद दिखाने। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि घर की लड़ाई घर में ही सुलट लेंगे। और बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो भी चाहे करो। जो तो लड़के से अपराध हो गया। पढ़ा लिखा इलाहाबाद का बीए पास इस बात को न समझ सका। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। उसकी इस गलती को मैं कदापि नहीं सह सकता। यह तो वही इस घर में रहेगा या मैं। आपको जो अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप यह सब सुन रहा था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई नई वस्तु लेकर आता था श्रीकंठ, लेकिन तो उन्होंने खुश होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था। 5 रुपये के पैसे लुटाए थे और भाई के आने के एक दिन पहले से बेचैन था कि देखूं भाई क्या बोलेगा मेरे से, समझा देंगे इस आशा के विपरीत। वहाँ आनंदी के दरवाजे पर आकर बोला, भाभी मेरे से गलती हो गई है, इस घर में नहीं रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंद के दरवाजे पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ जी वहाँ आ करके उसको नफरत की आंखों से देख करके कतर निकल लिए।
मानो उसकी परछाई से दूर भागते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। स्वभाव से ही दया होती थी, उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे। मैंने कहाँ तो ये झगड़ा उठाया। मैं न बुलाऊंगा, पछताओगे, उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। ऐसा न कहो, कहीं चल दे। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, और मैं मुंह दिखाना नहीं चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर लौट पड़ा और जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ा। आखिर में आनंदी ने हाथ पकड़ा और लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा, आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंद, कहाँ जाते हो? जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। मैं न जाने दूंगी। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक कदम भी आगे न बढ़ना। जब तक मुझे यह मालूम न हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इससे हरगिज न रहूंगा। मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। तब श्रीकंठ का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फुट फुट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया आप कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे हंसकर स्वीकार करूंगा। लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देख खुशी से चहक उठे। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। जिसने भी सुना गांव में, उसी ने आनंद की तारीफ की और कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो एक पोटली रेत की एवं YPP के इस YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। जय जोहार, जिंदाबाद। से तिला